गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नियो को। अब देखिए, पहली बार एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म को पूछा जाता है, तो आपको इन शॉर्ट आपको नियो याद रखना है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, हिंदी में इसे कहा जाएगा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई या ये शब्द आया कहां से या क्यों यूज किया गया, तो अगर हम बात करें नेम की, जिसकी पहली मीटिंग हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। और नेम जो था, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ उसने यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो टेंशन थी उनके बीच एक मीडिएटर का रोल ही नहीं निभाया, इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी बातें थी जिनको लेकर जो नेम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इन्हीं में से एक उसके द्वारा इंपॉर्टेंट जो काम किया गया वो किया गया द डिमांड ऑफ द नियो। अब देखिए, यहां मैंने लिखा है नेम नोट ओनली मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर के दौरान नेम की अगर बात करें तो सिर्फ उसने मीडिएटर का ही रोल नहीं निभाया, इसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे काम उसके द्वारा किए गए। पहली अगर बात करूं कि जितने भी नए कंट्रीज आजाद हो रहे थे उनको इसलिए प्रमोट करना कि वो दुनिया के दोनों अलायंसेस से दूर रहे। सेकंड वन इज कि वो न्यू कंट्रीज को कहीं ना कहीं एडवाइस दे रहे थे इस बात के लिए कि वो यूएनओ की जो सदस्यता है वो ले, कॉपरेट करना शुरू करें और कहीं ना कहीं अपने आप को वो दोनों ग्रुप से अलग रहते हुए नेम के साथ वो इंगेज होकर एक महत्वपूर्ण रोल है वो निभा सकता है, ऐसा कुछ माना गया नेम के लीडर्स के द्वारा। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ देम एडवाइजेस लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कि अगर हम नेम की बात करें, मैंने बताया था नेम की पहली जो मीटिंग थी उसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे उसके फाउंडर में मेंबर्स की बात करूं या मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मैं कंट्रीज की बात करूं, वो सारे ही कंट्री कहीं ना कहीं लिस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, यानी उनका विकास अभी तक नहीं हुआ था, या तो वो विकास कर रहे थे या फिर उनके हालात बहुत खराब थे। तो वो कंट्रीज कहीं ना कहीं दिखाई दिए किसमें, नेम के ग्रुप में। अब देखिए, एक ही तरीके के जब बहुत सारे कंट्रीज होंगे तो उनके बीच क्या होगा, उम्मीद करूंगा कि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जो नेम कंट्रीज थे उनमें से मोस्टली कंट्री पुअर थे, उनका इकोनॉमिक, उनका पॉलिटिकल, उनका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बहुत अच्छा वो डेवलप नहीं हो पाया। सो अगर बात करें उन सब के एम की, तो नेम के जो कंट्रीज थे उनका एक ही एम था, टू डेवलप इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द नेशन, मींस देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे इंप्रूव करना है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, उसके लिए देखिए, देश की इंटरनल साइड में एग्रीकल्चर है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड वन कि इसके साथ साथ देश की जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छी होनी चाहिए। देश के अंदर अगर एजुकेशन की बात करूं वो अच्छी होनी चाहिए। देश के अंदर अगर पर्सन की बात करें तो पर पर्सन जो पर कैपिटा जो इनकम होती है उसकी बात करें या टोटल देश की जीडीपी की बात करूं वो अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इंप्रूवमेंट की जाए, सो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करना एम बन गया किसका, नेम कंट्रीज का।
अब देखिए इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, तो इन्होंने कुछ रूल्स को फॉलो करना शुरू किया, और जो रूल्स को फॉलो किया गया उनमें सबसे पहले था कॉपरेशन, कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। इसके साथ साथ रिस्पेक्ट ऑफ द बाउंड्रीज, ROB, रिस्पेक्ट ऑफ द बाउंड्रीज, कॉपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। कॉपरेशन मीन्स बहुत सारी इन बातों को ध्यान में रखा गया कि हम कॉपरेट करेंगे, जो बाउंड्रीज है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि हम एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है उनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और ट्रेड भी कौन सा, फ्री ट्रेड करने की कोशिश की गई। तो जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, या जो नेम जो ग्रुप के कंट्रीज थे, उनके द्वारा 1960 के एरा में, कब, 1960 के एरा में उनका जो एम था वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चारों ओर घूम रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो हमेशा इसका कोरिलेशन होता है किसके साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दो चीजें मैंने बोली है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज करें कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बाय विच मेथड वी यूज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं जब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम एक प्रॉपर मेथड में यूज करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है। जब इसे बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रिसोर्सेज को देश की जितनी नीड होती है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नीड, इफ वी यूज द रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स जितनी हमारी नीड है सिर्फ हम उतनी ही नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करें। इवन तक कि अगर मैं यहाँ महात्मा गांधी जी की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज है वो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, पर उसकी भूख या उसके लालच को वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो देखिए ह्यूमन बीइंग की जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करना, और जब वो यूज करे तो इसके साथ साथ ये भी चीज ध्यान रखे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करे। तो इस तरीके से जब भी रिसोर्सेज को यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं बहुत डेप्थ में नहीं समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी इसके बारे में आप 10th क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ फिर भी लिखा गया है कि सस्टेन्ड डेवलपमेंट्स विदाउट डेवलपमेंट नोट फ्री। बहुत शॉर्ट में मैंने इन चीजों को लिखने की कोशिश की है। अब इसके साथ साथ बोर्ड के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पे भी आप जरूर ध्यान दें कि मैं उन चीजों को समझाने के लिए इस तरीके के शब्द यूज कर रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई। अब देखिए मैंने कहा 1960s में जो नेम ग्रुप में जो कंट्रीज थे उनका एम था क्या करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब देखिए इन कंट्रीज के लिए जो नेम में थे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, क्योंकि वो थे लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब उनको क्या करना था, उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना था। उन्होंने बात करना शुरू किया अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करने को लेकर। तो उन्होंने कहा कि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मींस जो नेम ग्रुप थे वो कह रहे थे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, हमारा इन्वायरमेंट भी हमें प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को भी हमें पॉल्यूट नहीं करना, बट इसके साथ साथ हमें हमारी डेवलपमेंट भी करनी है। अब इनका मानना था कि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर नॉट फ्री। अब क्यों उन्होंने ऐसा बोला, देखिए अगर उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इकोनॉमी खराब होगी। अब उन्होंने कहा कि हमारी सस्टेनेबल जो हमारा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए।
तो इसके लिए दो चीजें थी, नीड्स को पूरा करना प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना प्लस इन्वायरमेंट को भी बचा कर रखना। अब देखिए इनका ऐसा क्यों मानना था कि विदाउट डेवलपमेंट नॉट फ्री, क्योंकि मान लीजिए मैंने कहा कि लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या होगा, सो उन्हें कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज से। अब जब ये अलग अलग कंट्री से लोन लेंगे, मान लीजिए कि कोई लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और उसने लोन लिया यूएसए से और वो लोन चुका नहीं पाया, जब लोन वो चुका नहीं पाया तो यूएसए अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जिस भी देश ने लोन लिया है उसके ऊपर कुछ अनुबंध लगाएगा, रूल्स इंपोज करेगा और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होगा उसे झुकना पड़ेगा, शर्तें मानना पड़ेगा, किसकी, यूएसए की। तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जो रिच कंट्रीज हैं वो हमारा एक्सप्लोट करते रहेंगे, हमारे देश की रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे। सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वो भी कैसे कि हमारे रिसोर्सेज को हम खुद यूज करने की कोशिश करें और इन्वायरमेंट भी हमारा खराब ना हो। ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द 1960 और धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे जैसे कंट्रीज के बीच में समिट्स, जैसे जैसे कंट्रियों के बीच में बैठकें हो रही थी, इनके बीच जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके बीच, तो उनके बीच अवेयरनेस जो थी वो आ रही थी अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने इश्यूज को लेकर कि उनके इश्यूज क्या हैं, इनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो सो हुआ ये कि धीरे धीरे 1972 में क्या हुआ, अब देखिए न्यू इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड द डेवलपमेंट रिपोर्ट ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन ट्रेड। अब देखिए 1972 में क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, ऑक्टांड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑक्टांड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके द्वारा जो मीटिंग की गई उस मीटिंग में ये बोला गया कि कब 1972 में ये बोला गया कि जो भी ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स में रिफॉर्म्स होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई कि ट्रेड रूल में सुधार क्यों होना चाहिए, जो ट्रेड रूल थे उनमें सुधार क्यों होना चाहिए, वाई वी शुड अमेंड इन द ट्रेड रूल्स। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट अगर रीजन में बात करो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। अब ऐसा क्यों, मान लीजिए कि एक कंट्री ट्रेड कर रहा था, मान लीजिए यहाँ दो कंट्रीज की बात करो, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। अब ए कंट्री है उसके अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा सस्ते हैं और बी कंट्री है उसमें उनकी कीमत बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, इसमें लो है। अब देखिए बी कंट्री क्या करेगा, ए कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगा और ए कंट्री से जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल ले लेगा और अपने देश में लाकर क्या करेगा, उन सारी चीजों को एक प्रोडक्ट के रूप में बना देगा और इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी, फिर वो इस कंट्री में उसको बेचेगा, तो इस कंट्री में जब इसको बेचेगा तो हाई रेट पे बेचेगा। तो सो कहीं ना कहीं इस देश की अगर बात करूं, इस देश की रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और इस देश की जो नीड है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं इस देश का एनवायरनमेंट है वो भी खराब हो रहा है। तो सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, इसके साथ साथ बात की गई ट्रेड पॉलिसी की, और ट्रेड पॉलिसी में भी बात की गई टैक्स की, कि
अलग अलग कंट्रीज में जो टैक्स है वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, और कहीं ना कहीं जब टैक्स स्लैब को बनाया जाता है तो वो रिच कंट्रीज के फेवर में होता है हमेशा, पुअर कंट्री के फेवर में नहीं होता। तो सो इसलिए बात की गई कि जो ट्रेड पॉलिसीज है उनमें सुधार किया जाए, उसमें चेंज किया जाए, टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाए, और ये फेवर में हो किसके, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि जितने भी रिच कंट्रीज हैं उनका डोमिनेशन है किसमें, ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर बात हुई कि जो ट्रेड रूल्स हैं उनमें रिफॉर्म्स किए जाएं, सुधार किए जाएं, और कहीं ना कहीं किसी भी देश का जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो कंट्रीज पुअर हैं, वो अपना रोल निभा सकते हैं। अब देखिए 1972 की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड रिफॉर्म्स को लेकर जो बात हुई, जो रिपोर्ट रखी गई, अब उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई। पहली बात जो थी वो थी एलडीसी को लेकर, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर, कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसमें ये बात सामने आई कि जो भी पुअर कंट्रीज हैं, इन कंट्री के जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल है किसका, रिच कंट्री का। तो सो रिच कंट्री, पुअर कंट्रीज के अंदर जो रिच कंट्री है वो इन कंट्री में क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपनी पॉलिसीज को लेकर, अपने फायदे को लेकर रूल्स बनाते हैं, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। अब देखिए, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए किसका, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, ना कि रिच कंट्री का। तब जाकर इनको बेनिफिट होगा, तब जाकर लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो क्या हो पाएंगे, थोड़ा रिच हो पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अब दूसरी चीज एक और यहाँ कि जब भी रिच कंट्रीज लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज करते थे, तो जो यूज करते थे इससे क्या होता था कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका एनवायरमेंट पोल्यूट होता था। तो उन्होंने कहा कि रिच कंट्रीज जो है वो लगातार इनके इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। सो जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनके अंदर भी रिफॉर्म्स की नीड है, वहां भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब तक। सेकंड है ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट टू मेक ट्रेड। अब देखिए, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ये भी बात की गई कि जो भी वेस्टर्न जो मार्केट है या जो यूरोपियन मार्केट है उन तक पहुंच होनी चाहिए किसकी, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, ताकि वो इन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड कर सके। बट इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी रखी गई कि जो भी रिच कंट्रीज हैं वो इन कंट्रीज के गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज ना करें। मान लीजिए कि यहाँ मैं कहूँ कि इंडिया से जो गुड्स है वो यूएसए में सेल होना है, कोई भी चीज बेचनी है हमें यूएसए में, इंडिया में वो चीज है वो है 100 रुपए की, और यूएसए ने कहा कि भाई मैं तो 50 रुपए क्या करूंगा, इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, तो वो चीज कितनी हो जाएगी 150 की, तो हमें हमारा खर्चा होगा उसके ऊपर। अब हम प्रॉफिट के लिए अगर यूएसए में उसे 170 की बेचते हैं, मान लीजिए 20 रुपए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो यूएसए में हम 170 की बेचेंगे। और उसी तरीके का कोई प्रोडक्ट अगर यूएसए में मान लीजिए कि 165 का बिकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन जो गुड्स है उसको कोई भी नहीं लेगा, बिकॉज टैक्स इज वेरी हाई। सो इस चीज को भी कंसिडर किया गया कि टैक्स है उसे भी लेस किया जाए, ताकि जो लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो क्या कर सके, इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां तक पहुंच सके, वहां तक अपने गुड्स की सप्लाई कर सके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रॉफिट है उनको वो उठा सकें। अब देखिए, यहाँ से जो भी फायदा होगा लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, उससे वो क्या करेंगे, अपने आप के एरिया की डेवलपमेंट करना
शुरू करेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस टू कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग बाय रिच नेशंस। अब देखिए लिस्ट जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके अंदर बहुत सारी क्या है इंडस्ट्रीज हैं। अब जो इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर हमेशा अच्छी जो टेक्निक होती है, अच्छी जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी जरूरत होगी। अगर इनमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुई, ठीक है, तो इन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो होगी, लेस होगी। सो जब भी ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल और परचेज के लिए जाएगा तो कोई भी इसे क्या करेगा, नहीं खरीदेगा। सो कहीं ना कहीं लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी अपने आप को इकोनॉमिकली प्रूव करने के लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली इंप्रूव करने के लिए। सो यहां कहीं ना कहीं एक बात रखी गई कि बाय द rich nation, by the rich nation provide the better quality of the product या provide the better technique to the least developed countries। की रिच जो देश हैं, मान लीजिए कि रिच जो देश हैं वो क्या करेंगे, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम पैसों पे, कम ब्याज पे। अगर कोई पुअर कंट्री लोन लेता है रिच कंट्री से अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, तो रिच कंट्री क्या करेंगे, रिच कंट्री उन कंट्रीज को क्या करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देंगे ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर पाए। नेक्स्ट है रोल ऑफ एलडीसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये भी बोला गया इस रिपोर्ट में कि जो लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे मैं बात करूं आईएमएफ की बात करूं, या मैं बात करूं डब्ल्यूटीओ की, या मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, और इसके द्वारा बहुत सारे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लोन को लेकर काम करते हैं। अब इनमें भी बोला गया कि जो लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट कैसे। बोला गया कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या किया जाए, इनके अंदर कंसीडर किया जाए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे आईएमएफ के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वर्ल्ड बैंक में, या फिर कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, चाहे ओपेक की बात करूं, तो इन कंट्रीज को भी क्या किया जाए, उस टाइम कंसीडर किया जाए, और जो डिस्कशन हो पॉलिसी बनाने के टाइम तो उनमें जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी अपना ओपिनियन रखे कि कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसी बने वो थोड़ा बहुत एलडीसी जो देश हैं, लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको देखकर भी बनाई जानी चाहिए ताकि इनको भी प्रॉफिट मिले, इनको भी अपना इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है इसे इंप्रूव करने की जो सिचुएशन है उसमें आ जाए। अब देखिए यहां मैंने लिखा है 1960 नेम्स इकोनॉमिक इश्यूज इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं नेम की, अभी हमने बात की थी 1972 के अंदर रिपोर्ट की, यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड रिपोर्ट की अगर बात करें उसकी हमने बात की। अब ये कह रहे हैं कि 1960 के एरा में, 1960 से लेके 70, इन 10 ईयर के टेन्योर में, इन 10 सालों में अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफाइड ग्रुप को ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व ए स्पेसिफाइड ग्रुप लाइक नेम अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू, देन इस 10 सालों में नेम में भी क्या था, जो इकोनॉमिक जो इशू थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे। इन 10 सालों में नेम ने भी बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारी समिट्स की, किसको लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। चाहे हम इसकी शुरुआत मान लें 1960 की बेलग्रेड मीटिंग को लेकर जहां नेम की स्थापना हुई। नेक्स्ट है
In 1970 मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें 1970 से 80 के बीच यानी इन 10 सालों की, तो इन 10 सालों में कहीं ना कहीं सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट थी, एसडी की जो बात करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये वो टाइम था जब कहीं ना कहीं जो रिच कंट्री थी वो पुअर कंट्री के रिसोर्सेज को यूज कर रही थी, बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था। सो रिच कंट्रीज ने पुअर कंट्रीज के साथ रिलेशन प्रमोट किए उनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। बट इसके साथ साथ अगर दूसरी चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं पुअर कंट्रीज भी इस टाइम तक समझ चुके थे कि रिच कंट्री किस तरीके से उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लोट कर रहे हैं, उनके इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। सो उन्होंने इस तरीके की डिमांड थी वो सामने लेकर आए कि अब उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए और उनकी जितनी पॉपुलेशन है उनकी नीड को भी पूरा किया जाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1960 में कौन से इशू इंपॉर्टेंट थे, 1970 के डिकेड्स में कौन से इशू इंपॉर्टेंट थे, और 1980 के बाद यानी 1990 की बात करूं, इन 10 सालों में जो भी न्यू की बात करूं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करूं, इससे रिलेटेड जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अपने जो एफर्ट्स थे उनको धीरे धीरे कम कर दिया। बिकॉज 1990 तक आते आते दुनिया का जो मैप था, वर्ल्ड पॉलिटिकल जो मैप था, उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन की बात करूं तो डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, उसको भी एक बड़ा इशू माना जा सकता है। इसके साथ साथ 1991 के बाद में पूरी दुनिया के सामने पूरा वर्ल्ड वन पोलर हो गया, पूरी दुनिया में एक ही देश सबसे पावरफुल बच गया, वो था यूएसएसआर। तो कहीं ना कहीं इस टाइम तक आते आते जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनकी न्यू को लेकर जो पकड़ थी वो कमजोर हो चुकी थी और धीरे धीरे उन्होंने इसके प्रति जो भी अपने प्रयास थे उनको कम करना शुरू कर दिया। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब देखिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब वो कंटेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो उधर उधर की बातें करना उनके करैक्टर में समाहित होता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जनरली कंटेंट को लेकर ही बात करने की कोशिश करता हूँ। इधर उधर की बातें करने से क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो हमारा एम है, जो स्पेसिफाइड हम एम लेकर चल रहे हैं, वो कहीं भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो आदत डालने इस चीज़ की कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है तो मैं बहुत कम बातें करूंगा इधर उधर की। हाँ, स्टार्टिंग में मैं बोल सकता हूँ आपको कि आप कैसे हैं, और या फिर लास्ट में जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैंने कहा था कि जिस दिन भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर और हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई देंगी। क्योंकि जितने भी सेशन होंगे मोस्टली वो मैं लाइव करूँगा, आपके डाउट्स लाइव क्लियर होंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरे जो नए कोर्सेज हैं, नई चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाई देंगी। तो प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।